मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और लाइक शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, मैं विपिन कुमार आप सभी का विपिन क्लासेस में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने बताया था रक्त के आधार पर जंतुओं का कैसे वर्गीकरण किया जाता है, जिसमें हमने रक्त के आधार पर सभी जंतुओं को दो भागों में बांटा था, एनाइमा, इनाइमा। एनाइमा के अंतर्गत हमने बताया था कि एनाइमा के अंतर्गत ऐसे जंतु आते हैं जिनके रक्त लाल नहीं होते हैं। इसका एग्जाम्पल है जितने भी स्पॉन्जेस पोरीफेरा के अंतर्गत आने वाले जंतु हैं, निडेरिया, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, इन सभी के अंतर्गत आने वाले सभी जंतु एनाइमा वर्ग में रखे जाते हैं। इनाइमा के अंतर्गत हमने बताया था कि इनाइमा के अंतर्गत ऐसे जंतु आते हैं जिनके रक्त क्या होते हैं, लाल होते हैं, जिनके रक्त लाल होते हैं। इसका एग्जाम्पल हमने बताया था वर्टिब्रेट्स, जितने भी कशेरुकी जंतु हैं उनके क्या होते हैं, रक्त लाल होते हैं, जैसे मैन, डॉग, काउस। ये हमने बताया था। खून का रंग कैसा होता है, लाल या नीला रंग या अदर रंग का, तो ये जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, हमने बताया था पिछले वीडियो में। तो इसके आधार पर, रक्त के आधार पर जंतुओं को दो वर्गों में बांटा गया, एनाइमा वर्ग, इनाइमा वर्ग। नेक्स्ट हम जानेंगे पाचन तंत्र के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण, ऑन दी बेसिस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अर्थात पाचन तंत्र के आधार पर जंतुओं को कितने वर्गों में बांटा गया है, दो वर्गों में। पहला है कंप्लीट डाइजेशन, दूसरा है इनकम्प्लीट डाइजेशन। कंप्लीट डाइजेशन को बोला जाता है पूर्ण पाचन तंत्र और इनकम्प्लीट डाइजेशन को बोला जाता है अपूर्ण पाचन। तो कंप्लीट पाचन क्या होता है? कंप्लीट पाचन ऐसे तंत्र को कहा जाता है जिसके शरीर में एक ही होल पाया जाता है, छिद्र पाया जाता है, और उस छिद्र का नाम होगा क्या, माउथ। एक ही सिंगल ओपनिंग होगा, उनके शरीर में ऐसा एक ओपनिंग द्वार, ओपनिंग होल या द्वार होगा जिसे माउथ कहते हैं। इसी माउथ से ही वो क्या करेगा, फूड मटेरियल को शरीर के अंदर ग्रहण करेगा और इसी से वह पाचन होने के बाद जो बेकार पदार्थ शरीर में बचता है उसे क्या करेगा, बाहर निकालेगा। अर्थात हमारा इस तंत्र में जो माउथ है, माउथ एक्ट एज एनस, एनस की तरह, गूदा की तरह काम करता है। देखिए दोस्तों, गूदा का काम क्या है, जितने भी हमारे शरीर के अंदर फीकल मटेरियल, लैट्रिन होता है, इससे हम शरीर को बाहर करते हैं, और माउथ से क्या करते हैं, मुख से क्या करते हैं, जितने भी फूड मटेरियल है उसे हम अंदर ग्रहण करते हैं। तो इसमें ये माउथ, एनस दोनों नहीं पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, केवल माउथ पाया जाता है। ऐसे जंतुओं के अंदर केवल क्या पाए जाएंगे, माउथ। इसी से वो भोजन भी ग्रहण करेंगे और इसी से जो बेकार पदार्थ शरीर में होगा उसे बाहर करेंगे। तो इसका एग्जाम्पल है हमारा सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आने वाले जीव और प्लेटी हेलमेंथीज के अंतर्गत आने वाले जितने भी जंतु होंगे वे सभी पूर्ण पाचन तंत्र सिस्टम को शो अप करेंगे। इधर हमारा क्या है, अपूर्ण पाचन तंत्र, अपूर्ण पाचन, इनकम्प्लीट डाइजेशन सिस्टम। इसमें क्या होता है कि देखिए, अपूर्ण पाचन तंत्र क्या होता है कि वेन एलिमेंट्री कैनाल रन्स फ्रॉम माउथ टू एनस, ऐसा एलिमेंट्री आहार नाल होता है जो माउथ से लेके एनस तक कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अपूर्ण पाचन तंत्र। अर्थात इसमें क्या होता है कि इसमें दो होल होंगे, एक तो हमारा क्या होगा, माउथ होगा, और दूसरा हमारा क्या होगा, एनस होगा। माउथ से क्या करेगा, वो भोजन को अंदर ग्रहण करेगा और भोजन के पचने के बाद जो भी फीकल मटेरियल बचेगा उसे क्या करेगा, एनस, गूदा से क्या करता है, बाहर निकालता है। तो इसमें दो होल होंगे। पहला तो हमारा क्या होगा, एनस होगा, पहला हमारा सॉरी दोस्तों माउथ होगा, दूसरा क्या होगा, एनस। एनस को हिंदी में बोला जाता है गूदा, माउथ को मुख। तो मुख से भोजन को अंदर ग्रहण करेगा, एनस से बेकार पदार्थ, वर्ज्य पदार्थ, फीकल मटेरियल जिसे हम लैट्रिन कहते हैं उसे इस एनस से बाहर करेगा। इसके एग्जाम्पल जो हैं, जितने भी एस्केहेलमेंथीस से लेकर कार्डेटा के अंतर्गत आने वाले जंतु होते हैं, जैसे मानव भी क्या होता है, इसी के अंतर्गत आता है। मानव में कौन सा पाचन तंत्र पाया जाता है, अपूर्ण पाचन तंत्र, इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, मुख, माउथ, एनस दोनों होता है। माउथ से वो क्या करता है, भोजन को अंदर ग्रहण करेगा और एनस से क्या करेगा, लैट्रिन को, फीकल मटेरियल को बाहर निकालेगा। परंतु इसमें ऐसा नहीं होता, इस ऐसे जंतुओं में केवल माउथ पाया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे, कैसे बताएंगे भी कि कहाँ पे माउथ है, कहाँ पे एनस है। तो माउथ होता है, माउथ से ही भोजन को ग्रहण करेगा और माउथ से ही फीकल मटेरियल को बाहर करेगा।
पाचन की हम बात करें तो जो पाचन के प्रकार जो होते हैं, पाचन के प्रकार मुख्यतः दो तरह के होते हैं। एक होता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन, जिसे हम अंतः कोश की पाचन कहते हैं। दूसरा होता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन, बाह्य कोश की पाचन होता है। अंतः कोश की पाचन का मतलब होता है ऐसा पाचन जो कोशिका के अंदर होता हो, टेक्स प्लेस विद इन द सेल। विद इन माने होता है अंदर, द सेल माने कोशिका, कोशिका के अंदर होने वाले पाचन को अंतः कोश की पाचन कहते हैं। ये जो अंतः कोश की पाचन होता है वो जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक कोश की जीव होते हैं, उसके अंतर्गत कैसा पाचन होता है दोस्तों? अंतः कोश की पाचन होता है। नेक्स्ट हमारा है बाह्य कोश की पाचन। बाह्य कोश की पाचन किसे कहेंगे? ऐसा पाचन जो कोशिका के बाहर होता हो, उसे हम बाह्य कोश की पाचन कहते हैं। देखिए हमने यहाँ पे लिखा है टेक्स प्लेस आउटसाइड द सेल। आउटसाइड मतलब बाहर, द सेल मीन्स क्या होता है? कोशिका के बाहर होने वाले पाचन को बाह्य कोश की पाचन कहते हैं। यह एलिमेंट्री कैनाल में होता है। एलिमेंट्री कैनाल के जितने भी कैविटी होंगे उसके अंतर्गत ये पाचन संपन्न होता है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें कैसा पाचन पाया जाता है? बाह्य कोश की पाचन। मल्टी सेलुलर किसे कहते हैं दोस्तों? वो बहुकोश की जीव। हमने बहुत सारे वीडियो में बताया था कि बहुत सारे टर्म बताया था जो बार बार आते रहेंगे बायोलॉजी में, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, ये सब टर्म हमने बताया था। तो ये आपको समझ में आया होगा, अंतः कोश की पाचन, बाह्य कोश की पाचन। अंतः कोश की पाचन ऐसे पाचन होते हैं जो कोशिका के अंदर होते हैं, ये एक कोश की जीवों में होता है। बाह्य कोश की पाचन ऐसे पाचन होते हैं जो कोशिका के बाहर होता है। कहाँ होता है? एलिमेंट्री कैनाल के कैविटी, गुहा में होता है, खाली स्थानों में होता है। तो ये बहुकोश की जीवों में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। तो परिसंचरण तंत्र के आधार पर जंतुओं को दो भागों में बांटा गया है, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। हिंदी में कहा जाएगा खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र, क्लोज्ड मीन्स होता है बंद, बंद प्रकार के परिसंचरण तंत्र। तो ये परिसंचरण तंत्र के आधार पर जंतुओं को दो भागों में बांटा गया है। तो देखिए जो खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र क्या होता है? इस तंत्र में रक्त का प्रवाह हृदय से सीधे बाहर भेजा जाता है तथा सभी कोशिकाएं इस एवं ऊतक, जो सभी सेल एवं ऊतक इसमें क्या होंगे? डूबे रहेंगे। तो जो खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है वह हार्ट से डायरेक्ट कोशिकाओं और ऊतकों के पास सेल रक्त को भेजा जाता है। तो परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है कि हृदय से रक्त किस तरह सभी जगह पहुंच रहा है, उसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। पूरे बॉडी में रक्त का बहाव किस तरह हो रहा है उसे ही परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो इस खुले प्रकार के परिसंचरण तंत्र में क्या होता है? हृदय से रक्त डायरेक्ट जो होता है बाहर भेजा जाता है, किसी भी नलिका की ज़रूरत नहीं होगा, डायरेक्ट हार्ट से निकलेगा और रक्त बाहर निकल जाएगा। और इसमें जितने भी हमारी कोशिकाएं होंगी और ऊतक होंगे इस रक्त में क्या होंगे? डूबे रहेंगे। जितने भी आर्थ्रोपोड्स होते हैं और जितने भी मोलस्कस होते हैं, मोलस्का के अंतर्गत आने वाले जंतु होते हैं, ये खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र शो करते हैं। आगे एक एक चीज़ के बारे में हम जब पढ़ेंगे डिटेल से तो सभी चीज़ एक एक क्रम से आएगा। अभी तो हम एज ए परिचय के तौर पे बता रहे हैं। जो बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र है, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें क्या होता है कि इस तंत्र में रक्त का जो संचार होता है, प्रवाह होता है, हृदय से भिन्न भिन्न व्यास की वाहिकाओं के द्वारा होता है। हमारे बॉडी में बहुत सारे वाहिकाएं होती हैं, इसे वाहिकाओं को इंग्लिश में कहा जाता है वेसल्स। जो वेसल्स होते हैं हमारे तीन तरह के होते हैं, एक होता है आर्टरीज, दूसरा होता है वेन्स और तीसरा होता है कैपिलरीज। इन जो तीन तरह की नस होते हैं हमारे शरीर में, आप जानते होंगे, धमनी, शिरा और केशिकाएं, इन्हीं तीनों के द्वारा ये भिन्न भिन्न व्यास की होती हैं। इसी के द्वारा हमारे रक्त में क्या, शरीर में रक्त का संचार होता है हृदय से। तो हृदय से रक्त निकलेगा और इन तीन वाहिकाओं के द्वारा क्या होगा? शरीर के सभी अंगों के पास रक्त क्या करेगा? पहुँचेगा। तो खुले बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र आपको समझ में आया होगा कि डायरेक्ट हृदय से तीन प्रकार की वाहिकाएं लगी होती हैं। वाहिकाओं को इंग्लिश में हमने बताया वेसल्स कहते हैं। ये वेसल्स तीन तरह की होती हैं, एक होता है आर्टरीज,
यहाँ पे हम अगर बताना चाहें आपको तो एक होता है धमनी, दूसरा होता है शिरा और तीसरा होता है केशिकाएं। जब हम सारे वेसल्स एक एक क्रम से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। धमनी को इंग्लिश बोला जाता है आर्टरी, शिरा को बोला जाता है वेन्स और केशिकाओं को बोला जाता है कैपिलरीज। इन तीनों के द्वारा क्या होता है, अलग अलग तरीके से पूरे शरीर में रक्त का संचार होता है, तो उसे हम बोलेंगे बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र। तो ध्यान दीजिएगा कि किसमें ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जा रहा है और किस जंतु में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जा रहा है, ये आपको ध्यान देना होगा। जैसे हम मनुष्य होता है तो मनुष्यों में जो रक्त होता है हृदय से, इन्हीं तीनों के द्वारा क्या होता है, अलग अलग तरीके से रक्त का प्रवाह होता है, जिसे हम धमनी, नस, आप लोग ठेठ भाषा में कहते होंगे नस, धमनी है, शिरा है, नस है, इन्हीं के द्वारा। लेकिन इस प्रकार के तंत्र में ये तीनों धमनिकाएं, ये वाहिकाएं नहीं पाई जाती हैं, हार्ट से डायरेक्ट निकल जाती हैं। और इसमें क्या होता है, हृदय से इन तीनों में रक्त प्रवेश करेगा और इन तीनों के द्वारा क्या होगा, पूरे बॉडी में रक्त क्या प्रवाह होता है। तो इसके एग्जाम्पल हैं जितने भी एनीलिड्स हैं, कुछ मोलस्का वाले जंतु हैं, और जितने भी वर्टिब्रेट्स कशेरुकी प्राणी होते हैं, जंतु होते हैं, उनमें बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री को हिंदी में बोला जाता है सममिति। सममिति के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। तो सममिति के आधार पर जंतुओं को 3 भागों में बांटा गया है, एसिमेट्रिक ऑर्गेनिज्म, रेडियल सिमेट्रिक ऑर्गेनिज्म एंड बाइलेटरल सिमेट्री ऑर्गेनिज्म। एसिमेट्रिक को बोला जाता है असममित, रेडियल को अरीय बोला जाता है, दोस्तों हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, अरीय सममिति, बाइलेटरल को द्विपार्श्विक सममिति। तो असममित क्या होता है, देखिए यहाँ पे हमने लिखा है किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा इन्हें 2 बराबर भागों में नहीं बांट सकती, नहीं विभाजित करती है, ऐसे सिमेट्री को क्या बोला जाता है, असममित। तो सिमेट्री दोस्तों क्या होता है, किसी भी जीवधारी को 2 बराबर भागों में जहाँ से डिवाइड करें वो हो जाए। तो यहाँ पे क्या होता है, एसिमेट्रिक में क्या होता है कि 2 बराबर भागों में क्या होगा, विभाजित नहीं होगा किसी भी केंद्रीय अक्ष से। देखिए कोई भी जीव है, ये जीव हो गया, सपोज दैट ये जीव है, तो इसका केंद्रीय अक्ष, ये जो केंद्रीय अक्ष लिखा हुआ है, ये केंद्रीय अक्ष क्या होगा, बीच का बिंदु होगा, जो केंद्र से होकर तो से गुजरने वाली रेखा। यहाँ से हम काट दें, यहाँ से काट दें, जहाँ से भी काटें केंद्र से होते हुए रेखा जाए। तो अगर ऐसे हम किसी भी जंतु का सेक्शन काट रहे हैं, अगर उसे 2 बराबर भाग में बांट रही है तो वो अलग चीज़ होगा, नहीं बांट रही है देखिए तो उसे हम क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिक। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा इन्हें 2 बराबर भागों में विभाजित नहीं करती। किस 2 बराबर भाग में, तो केंद्र से गुजरने वाली जो अक्ष से गुजरने वाली या केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा होगा, उसे 2 बराबर भाग में नहीं बांट पाएगी, तो उसे हम बोलेंगे एसिमेट्रिक, असममित प्रकार के ऑर्गेनिज्म। जैसे जितने भी पोरीफेरा के अंतर्गत आने वाले जीव होते हैं वो कैसे क्या शो करते हैं, एसिमेट्रिक शो करते हैं, सिमेट्री शो करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में क्या होता है, केंद्रीय अक्ष से प्राणी के शरीर को 2 समरूप मतलब होता है एक समान भाग में बांट देता हो, विभाजित कर देता हो, तो उसे हम बोलेंगे रेडियल सिमेट्री। जैसे मनुष्य को अगर हम सर से लेके सर के एकदम बीचों बीच से पैर तक काटते चले जाएं तो वो 2 बराबर भाग में बटेगा, आधा सर इधर, आधा सर राइट साइड, लेफ्ट साइड। तो आधा पूरे शरीर में 2 बराबर भाग में हम बांट रहे हैं, 2 समरूप समान भाग में बांटना ही क्या कहलाता है, रेडियल सिमेट्री। तो ऐसे जीव जिनके शरीर को केंद्रीय अक्ष हमने बताया एकदम बीचों बीच बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा ही होना चाहिए। तो अगर हम केंद्रीय अक्ष से शरीर को डिवाइड कर रहे हैं, काट रहे हैं या लाइन खींच रहे हैं, तो पूरी बॉडी 2 बराबर भाग में बट जानी चाहिए। इसे हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री, जिससे सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आने वाले और टीनोफोर के अंतर्गत आने वाले जितने भी एनिमल होंगे उन्हें हम 2 भागों में बांट सकते हैं। देखिए हमने बांट सकते हैं। बाईलैटरल सिमेट्री क्या होता है, बाईलैटरल सिमेट्री में क्या होता है, एक ही अक्ष से
गुजरने वाली रेखा शरीर को दो समरूप दाएं व बाएं भाग में बांटा जा सकता है, तो उसे हम बोलेंगे बाईलैटरल सिमेट्री। इसमें और इसमें एक ही अंतर है कि ये किसी भी अक्ष से केंद्र से जाने वाली कई रेखाएं हो सकती हैं, और कई रेखा जितनी भी बड़ा रेखा गुजारेंगे सब में दो बराबर भाग में बटेगा, लेकिन इसमें एक ही ऐसा अक्ष होगा। ये बीचों बीच जो जीव है उनके एक ही अक्ष से बार बार एक ही रेखा रहेगी, चाहे जहाँ से भी काट दीजिए, चाहे इधर से एक ही अक्ष से गुजरने वाली रेखा रहेगी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें क्या होगा, किसी भी केंद्र से रेखा कहीं से भी चली जाए, शरीर दो भागों में डिवाइड होगा, समरूप होगा, वो भी समान होगा, इसमें भी समरूप होगा, एक समान होगा, दाएं और बाएं में बटा होगा, लेकिन एक ही अक्ष से होगा। दो तीन ऐसे अक्ष नहीं मिलेंगे, इसमें एक अक्ष ऐसा रहेगा जिसमें शरीर को दो भागों में बांटा जा सकता है, और किसी भी अक्ष से नहीं। लेकिन इसमें दो जगह, तीन जगह, चार जगह अक्ष ऐसे हो सकते हैं जहाँ से हम काट दें तो दो बराबर भाग में बढ़ जाएगा। ये एक टॉपिक है, इस टॉपिक को हम डिटेल से आपको बताएंगे जब ये टॉपिक आएगा। अभी तो हम बस इसका परिचय बता रहे हैं। तो जितने भी एनिलिड्स और आर्थ्रोपोडा वाले एनिमल्स होते हैं, इसके एग्जाम्पल हैं बायलैटरल सिमेट्रिक के। नेक्स्ट हमारा है डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात द्विस्तरीय और तीन स्तरीय स्तर के बने हुए जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, स्तर है। ऑर्गेनाइजेशन हमने पीछे बता दिया था कि किस तरह से जीव का बना हुआ शरीर है, उसे ही ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, संगठन कहा जाता है। तो डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है दो स्तर का बना होता है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है जीवधारी या जीव का शरीर तीन स्तर का बना होगा। तो हम पहले जानते हैं डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, द्विस्तरीय संगठन। यहाँ पर हमने लिखा है द्विस्तरीय कोशिकीय संगठन। जिन प्राणियों में कोशिकाएं दो स्तरों में व्यवस्थित होती है उसे डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। अर्थात ऐसे प्राणी या जीव जिनके पूरे शरीर में कोशिकाएं होंगी, वह दो तरह से व्यवस्थित होंगी, दो स्तरों में बटी होती हैं, उन्हें डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। इसके एग्जाम्पल सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आने वाले जितने भी जंतु होंगे वह डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने बताया कि जीव का शरीर दो स्तर में बटा होगा डिप्लोब्लास्टिक में पहला होगा बाह्य स्तर को एक्टोडर्म कहा जाता है, और आंतरिक स्तर को इंडोडर्म कहा जाता है। तो यहाँ पे किसी भी जीवधारी का, सपोज दैट मान लीजिए ये जीवधारी है, तो इसका शरीर ये एक स्तर हो गया, इसके अंदर क्या हो जाएगा, दूसरा लेयर पाया जाएगा। तो पहले वाले लेयर को हम बोलेंगे इक्टोडर्म, क्या बोलेंगे, इक्टोडर्म बाह्य स्तर, और अंदर वाले को हम बोलेंगे क्या, इंडोडर्म आंतरिक स्तर। तो इसे हम बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है हमारा ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, त्रिस्तरीय संगठन। तो त्रिस्तरीय संगठन में क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें शरीर जितनी भी कोशिकाएं होंगी शरीर की, वह तीन स्तरों में बटी होंगी, तीन लेयर बनाई होंगी। वे प्राणी जिनके विकसित भ्रूण में एक तीसरा भ्रूण स्तर पाया जाता है उसे ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। देखिए दो स्तर तो हमने जाना, एक्टोडर्म, इंडोडर्म। जो तीसरा हमारा भ्रूणीय स्तर होगा वह क्या होता है, तो जितने भी हमारे प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर कार्डेटा के अंतर्गत आने वाले जीव होते हैं, जंतु होते हैं, उनके शरीर की कोशिकाएं तीन स्तर में बटी होंगी। बाह्य स्तर जिसे हम बोलेंगे इक्टोडर्म, मध्य स्तर मीजोडर्म, आंतरिक स्तर इंडोडर्म। तो दो स्तर हमने डिप्लोब्लास्टिक में जाना था, और तीसरा स्तर कौन सा हो गया, मीजोडर्म। इसे हम बोलेंगे क्या, मीजोडर्म मध्य स्तर। यही तीसरा एक स्तर अलग से बढ़ जाता है, तो उसे हम बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम, प्रगुहा या गुहा के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। देखिए गुहा किसे कहते हैं, अभी हम बताएंगे। शरीर भित्ति, जो भी बॉडी वाल होता है, शरीर भित्ति तथा आहार नाल के बीच में गुहा की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति ही क्या होता है, ये आधार माना जाता है जंतुओं के वर्गीकरण का। तो प्रगुहा के आधार पर ही जंतुओं को तीन भागों में बांटा गया है। पहला होता है सीलोमेट्स, दूसरा होता है एसीलोमेट्स,
तीसरा होता है सीडोसिलोमेट्स। तो गुहा किसे कहेंगे कि जो भी जंतु होता है उसके शरीर भित्ति बॉडी वॉल आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल के बीच में एक कैविटी पाई जाती है, गुहा पाई जाती है, खाली स्थान पाया जाता है, उसी को हम कहते हैं गुहा या प्रगुहा। तो इसी गुहा के उपस्थिति के और अनुपस्थिति के आधार पर हम सभी प्राणियों को, जंतुओं को 3 भागों में बांटा गया है। पहले को बोला जाता है सीलोमेट्स, दूसरे को एसीलोमेट्स, तीसरे को सीडोसिलोमेट्स कहा जाता है। तो जो हमारा पहला है सीलोमेट्स, इसे बोलते हैं प्रगुही जंतु। प्रगुही का मतलब होगा जिसमें ये जो कैविटी है, गुहा है, सीलोम है, पाया जाता हो। तो ये देखिए कैसे डिफाइन करेंगे इसे सीलोमेट्स को, कि सीलोमेट्स ऐसे जंतु होते हैं जिसके अंतर्गत जो प्रगुहा है वह मेसोडर्म से क्या होती है, आच्छादित रहती है। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है मेसोडर्म से आच्छादित शरीर गुहा को देह गुहा या प्रगुहा या सीलोमेट्स कहते हैं। इस गुहा से युक्त प्राणी या जीव को प्रगुही प्राणी सीलोमेट्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल जो है एनीलिडा से लेके कार्डेटा के अंतर्गत आने वाले सभी जंतु जो होंगे हमारे क्या कहलाएंगे, सीलोमेट्स ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे, प्राणी कहलाएंगे। तो इनका जो ये सीलोम होता है, गुहा होता है, वो मेसोडर्म हमने बताया था, जो तीसरी लेयर होती है भ्रूण में, मध्य स्तर यहाँ पर मैं बताया था मेसोडर्म, इसी से ही क्या होता है, ये वाला गुहा क्या होता है, ढका रहता है, चारों तरफ से कवर रहता है। तो जब मेसोडर्म से ढका हुआ गुहा अगर रहेगा किसी भी जीव में तो उसे हम बोलेंगे सीलोमेट्स ऑर्गेनिज्म। इसका एग्जाम्पल हमने बताया एनीलिडा से लेके कार्डेटा वाले जंतु। जो एसीलोमेट्स हैं, अप्रगुही या अगुही प्राणी, तो इनके शरीर में जो होता है, शरीर गुहा क्या होता है, अब्सेंट होता है। हमने बताया था दोस्तों, ए शब्द जहाँ पे जुड़ जाता है वहाँ का मतलब होता है अब्सेंट होना, नहीं पाया जाना। तो हम ये गुहा की बात कर रहे हैं, सीलोम की बात कर रहे हैं, तो ऐसे जीव होंगे जिनमें शरीर गुहा अब्सेंट होता है, ये अर्थात गुहा पाया नहीं जाता, तो उसे हम बोलेंगे एसीलोमेट्स ऑर्गेनिज्म, प्रगुही अगुही जंतु। तो इसका एग्जाम्पल हमारा क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थीज, और जो सीलेंट्रेटा के अंतर्गत आने वाले जंतु होते हैं वह एसीलोमेट्स कहलाते हैं। जो सीडोसिलोमेट्स होते हैं इसे बोला जाता है कूट प्रगुही प्राणी, अर्थात कुछ जीवों में यह गुहा एक्टोडर्म एवं मेसोडर्म के बीच बिखरी होती है। जो हमने 2 स्तर बताया था, ये पहला जो एक्टोडर्म है, दूसरा इंडोडर्म, आंतरिक स्तर और बाह्य स्तर, मेसोडर्म नहीं दोस्तों, बाह्य स्तर और आंतरिक स्तर के बीच में क्या रहती है, यह गुहा फैली रहती है, बिखरी रहती है, ढका नहीं रहता है। सवाल दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मेसोडर्म से ढका हुआ गुहा था, इसमें क्या था, गुहा पाया ही नहीं जाता। इसमें गुहा पाया जाएगा परंतु वह किसी स्तर से ढका नहीं होगा। एक्टोडर्म और जो मेसोडर्म होता है, एक्टोडर्म और इंडोडर्म जो होता है उसी के बीच में यह बिखरा रहेगा, ढका नहीं रहेगा, तो उसे हम बोलेंगे सीडोसिलोमेट्स। तो इसका एग्जाम्पल हमारा क्या है, जितने भी एस्के हेल्मेंथीज के अंतर्गत आने वाले जंतु होते हैं वह सीडोसिलोमेट्स को क्या करते हैं, कैरेक्टर को प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गया हमारा सभी जितने भी आधार हमने बताया, आधार ऐसे आधार जिनके आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया जाता है। तो पिछले वीडियो में हमने सब बताया था, आज हमने जाना सीलोम के आधार पर, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, परिसंचरण तंत्र के आधार पर, डाइजेस्टिव सिस्टम के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। थैंक यू।